जैसा कि हम लोग आज सोचा था हम लोगों ने कि फेमिनिज्म पर बात करेंगे, तो जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम तारा शंकर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर हूं। पढ़ाने को जियोग्राफी पढ़ाता हूं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ मेरा पैशन है एक हिसाब से। और मेरी पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा अगर देखी जाए तो जेएनयू से हुई, 9 साल वहाँ मैं जेएनयू में रहा। तो आज मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। फेमिनिज्म को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो शालिनी जी ने जब बोला कि तारा कुछ ऐसा बताओ जिस पर आप लाइव कर सकते हो, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं फेमिनिज्म पर बात करने की। फेमिनिज्म पर एक तो ये बड़ा विवादित है। फेमिनिज्म लोगों को लगता नहीं, लोग पढ़ते नहीं इसके बारे में, तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा गलत है, मतलब सबसे नोटोरियस इज्म है। जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तमाम इज्म है ना। तो आज के समय में फेमिनिज्म सबसे ज़्यादा विवादित इज्म कहा जा सकता है। पहले पार्ट में मैं कोशिश ये करूँगा कि बताऊँ फेमिनिज्म क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और इसके 4 वेव क्या क्या है फेमिनिज्म के, अब तक क्या क्या रहे हैं फेमिनिज्म के 4 वेव। तो वो पहले कोशिश करूंगा बताने की। शुरू में कुछ तथ्य बताऊंगा ताकि एक बैकग्राउंड सेट हो जाए कि फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों है। फिर आप लोगों ने फेसबुक पर जब पोस्ट डाली थी तो करीब 30-35 सवाल वहां आए थे, उन सवालों के भी जवाब दूंगा। जो यहां जवाब आएंगे उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो पूरी दुनिया में महिलाओं की आबादी आधी है, ये बात सबको पता है। कानून ये कहता है कि कानूनी तौर पर महिलाएं बराबर हैं, उनको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा सच में है नहीं। कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसे शारीरिक श्रम की बात हो तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा श्रम करती हैं, ऐसा माना जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 60% शारीरिक श्रम महिलाएं करती हैं, लेकिन उनके हिस्से मुश्किल से 10-12% ही संपत्ति है। एक तो ये इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल दें तो अपने पार्लियामेंट में कुल 13% महिलाएं हैं अब तक, आज़ादी के 70 साल बाद तक। और इतनी बड़ी संस्कृति, नमस्कार सुनीता, इतनी लंबी संस्कृति होने के बावजूद हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में सिर्फ 13-14% है। नौकरियों में देखा जाए तो मुश्किल से 20%, और कुछ नौकरियां तो सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, जहां पर महिलाएं मुश्किल से 2-4% हैं। और कुछ फैक्ट की बात करें तो महिलाओं के प्रति क्राइम, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की देखें तो कुल मिला करके 3 से 4 लाख क्राइम दर्ज किए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ। सारे मामले दर्ज किए जाएं तो अकेले 4 लाख तो बलात्कार ही दर्ज किए जाते हैं। इस लॉकडाउन में भी बलात्कार हो रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे तमाम न्यूज़पेपर, इसमें भी नहीं रुक रहा है। अपराधों की बात की जाए तो पुरुष देखा जाए तो 98% से ज़्यादा अपराध पुरुष करते हैं, 2% महिलाएं करती हैं। अगर घर की बात की जाए या समाज की बात की जाए या फिर वर्क प्लेस की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कहीं भी उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में नहीं है। हेलो जैस्मिन। तो फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों है? फेमिनिज्म की ज़रूरत इसलिए है कि करीब 3000 साल के विकसित इतिहास के बावजूद महिलाओं का अपना जो प्रतिनिधित्व है किसी भी क्षेत्र में, वो बहुत कम है। और फेमिनिज्म एक्चुअली बात करता है उसी बराबरी की बात करता है कि हमें अपना शेयर दे दीजिए। फेमिनिज्म ने अब तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की है जो पुरुषों से छीनने की बात करता हो। उसने ऐसी कोई डिमांड नहीं की है कि पुरुषों का हमें छीन करके दे दो, वो सिर्फ अपना ही मांग रहा है। हालांकि इसमें तमाम पुरुषों को लग सकता है कि उनके प्रिविलेज छीन रहे हैं। प्रिविलेज तो छीनेंगे, क्योंकि आपने वो प्रिविलेज महिलाओं को सबऑर्डिनेट करके हासिल किया है, जानते या नहीं जानते हुए। तो तमाम प्रिविलेज छीनेंगे अगर महिलाएं बराबरी की बात करेंगी। तो कष्ट हो सकता है कुछ पुरुषों को, लेकिन यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है कि
फेमिनिज्म महिला बनाम पुरुष नहीं है। ये पहला जो मिथ है इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। महिला बनाम पुरुष नहीं है। आइए कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं साथ में, उसके बाद आगे चलते हैं। अपराधों में हिस्सा मैंने बात कर ही दिया है। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से भी मैं बता रहा हूं कि महिलाएं मुश्किल से 2% अपराधी होती हैं, 98% पुरुष। लेकिन पूरे समाज में यह भ्रम फैला हुआ है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा मिसयूज करती हैं कानून का, और वो भी कम अपराधी नहीं होती। इवन कहावतों में हमारे कहा जाता है कि महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ और राम रावण का युद्ध सीता के कारण हो गया। और एक और चीज़ कहा जाता है कि सारे लफड़ों की जड़ जोरू और ज़मीन होती है, मतलब महिलाएं उसमें भी, नारी नरक का द्वार होती है। ऐसे हजारों मुहावरे आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि पूरे समाज में मतलब देखा जाए, अगर सारे जोक्स निकाल लिए जाए तो उसमें से 70-80% मजाक सेक्सिस्ट होते हैं। महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए ऐसे मजाक चलते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अगर और थोड़ी सी बात कर ली जाए तो न घर में बराबरी है, ना बाहर ऑफिस में जहाँ जाते हैं वहाँ बराबरी है। ऑफिस में अगर बराबरी होती तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून नहीं बनाना पड़ता। जाहिर सी बात है वहाँ नहीं है। समाज में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर, घर से बाहर निकल के आप सब जानते हैं कि 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद समाज में आप निकल करके बाहर देखें तो 100 लोगों को काउंट करें तो उसमें से मुश्किल से 10 या 15 महिलाएं होती हैं, बाकी सब घर में। हाउसवाइफ लिखा जाता है तब, जबकि घर में रहते हुए महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, तब भी उन्हें हाउसवाइफ ऐसे कहा जाता है जैसे इनका तो कोई काम नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। न सामाजिक बराबरी है, ना आर्थिक बराबरी है, ना राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित है जनसंख्या के हिसाब से। इसलिए फेमिनिज्म की ज़रूरत महसूस हुई। और फेमिनिज्म बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 150-200 साल पहले मुश्किल से शुरू हुआ। ठीक से कहा जाए तो आज से 150 साल पहले भी, 150 साल भी नहीं हुए फेमिनिज्म को शुरू हुए। हम सब जानते हैं कि पिछले 3000 सालों के सभ्य इतिहास में, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन में, बहुत सारे भगवान टाइप के महापुरुष आए गए, समाज सुधारक आए गए, सारे बड़े बड़े धर्म स्टैब्लिश हुए 1500-2000 साल पहले। लेकिन महिलाओं की स्थिति आज के 100 साल पहले अगर देखें तो क्या थी? मुश्किल से 5% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, संपत्ति में अधिकार 0 था, वोट देने तक का राइट नहीं था। इसका मतलब यह है कि आप मानते ही नहीं थे कि महिलाएं इतनी समझदार हैं कि वो वोट देकर के चुन सकें कि कौन एडमिनिस्टर करेगा, कौन बनेगा, कौन चुना जाएगा। इतना दिमाग ही आप नहीं मानते थे उनको। पूरी लड़ाई। अब इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हुए मैं बताऊंगा कि फेमिनिज्म के 4 वेव, मतलब 4 अलग अलग दौर में फेमिनिज्म ने क्या क्या डिमांड किया और कैसे कहां तक आया और अभी हम किस फेज में चल रहे हैं। तो पहले फेज की जो शुरुआत हुई फेमिनिज्म की, वो माना जाता है 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 1920, 30, 40 तक, और 1800 से शुरू होकर के पहला वेव का फेमिनिज्म था। यानी कि पहली जो धारा चली थी फेमिनिज्म की, वहां से मानी जाती है। और ये वही टाइम है जब यूरोप में कुछ महिलाएं, खास करके वाइट श्वेत महिलाएं पढ़ लिख गई थी, तो वो अपना अधिकार मांगना शुरू कर चुकी थी। और अधिकार क्या मांगा था? आप सोचो, अधिकार क्या मांगा था? पहला अधिकार उनका यह था कि वोट देने का अधिकार दे दो हमें। वोट देने का अधिकार मांगा था। आज जब सबको मिला हुआ है तब लगता है कि यार वोट देने का अधिकार इतनी बड़ी बात क्या थी। उस समय वोट देने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए पहली डिमांड यही थी। उसके पहले क्या लड़ाई थी? उसके पहले लड़ाई थी, रेसिज्म की लड़ाई चल रही थी। मतलब वेस्टर्न कंट्री में जहां से फेमिनिज्म का वेव शुरू हुआ, वहां पर रेसिज्म की लड़ाई चल रही थी। काले और गोरे की लड़ाई चल रही थी। काले लोग ज्यादातर स्लेव बनाए जा रहे थे, उन्हें इंसान नहीं माना जाता था, उसकी लड़ाई चल रही थी। कुछ महिलाएं पढ़ लिख गईं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वाइट हों या ब्लैक हों, हमें महिला के रूप में तमाम चीज़ें नहीं मिली हैं, क्योंकि हम महिला हैं इसलिए तमाम चीज़ें नहीं हासिल हैं। तो पहली डिमांड थी कि हमें वोटिंग देने का राइट मिले, वोट करने का अधिकार मिले।
दूसरी डिमांड थी उस समय जो हुई थी, यानी आज के लगभग 100-125 साल पहले की बात है, 1890 से लेकर 1910 तक के बीच में जो डिमांड थी, वोटिंग राइट का अधिकार, समान काम का समान वेतन, यानी कि जो काम पुरुष करे वही काम महिला करे तो दोनों को समान वेतन दिया जाए, इसकी मांग की गई। इसकी मांग की गई कि काम के घंटे तय किए जाए, 14 घंटे 18 घंटे कुछ भी होता था। बात की गई कि नहीं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी उस समय डिमांड थी वो की गई। इसमें क्या गलत माना गया, क्या गलत मांग की गई? ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ पुरुषों से छीन लिया गया। और क्या मांगा गया? ये मांगा गया कि हमें लीगली संपत्ति रखने का अधिकार दे दो। पहले महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं होता था, और ये पुरानी बात नहीं है, 125 साल पहले बात है। तो संपत्ति रखने का अधिकार, ये भी अधिकार माना गया कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, इन्फेंट अडॉप्शन राइट, यानी बच्चा पालने का मेरा अधिकार रहे। अगर डिवोर्स केस हो रहा तो बच्चे पर अधिकार मेरा रहे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। इस चीज की, इतनी बेसिक चीजों की डिमांड की जा रही थी फेमिनिज्म के पहले वेव में। और क्या डिमांड की जा रही थी? बच्चे के पोषण का अधिकार का मांग किया जा रहा था। और बेसिक डिमांड क्या थी पहले वेव के फेमिनिज्म में? कि शादी हम करें या हमारे ऊपर डिपेंड हो, हम शादी नहीं करें ये बात हम तय कर पाए, इसकी भी डिमांड फर्स्ट वेव में हुई थी। और दासता का अंत, ये 4-5 प्रमुख डिमांड थी, जिसमें वोटिंग राइट का पहला डिमांड था। इसमें कोई मुझे बता दे कि पुरुषों से कोई चीज छीन लिया उन्होंने? नहीं छीना ना। ये तो कुल मिलाकर के बेसिक ह्यूमन बीइंग होने की एक डिमांड रखी गई थी। अब इसमें कुछ महिलाएं जो अच्छा काम किया था उन्होंने, अगर बाहर की बात करें तो वोल्स्टोनक्रॉफ्ट करके एक महिला थी, उन्होंने लिखा था काफी। वर्जीनिया वुल्फ ने काफी अच्छा लिखा था उस समय, ये बड़े नाम हैं। इसके अलावा पैंक्रस्ट थी और चार्लोट गिलमैन थी। यानी कि पूरी डिमांड क्या थी? पॉलिटिकल पावर, यानी कि पॉलिटिकली हम पुरुषों के बराबर तो कम से कम समझे जाएं, ये मोटी मोटी डिमांड थी। इनफैक्ट वो उतना भी नहीं था कि पुरुषों के बराबर, इतना कहा गया था कि हमको इंसान मान लो समझदार, कि हम कम से कम वोट तो दे सके। अब दूसरे वेव की फेमिनिज्म शुरू हुई असल में सिमोन डी बोवार, जिनका नाम सबने सुना है, उनकी किताब है सेकेंड सेक्स। उनकी किताब पब्लिश होने के बाद और एक और फेमिनिस्ट थी बेटी फ्राइडन, उनकी किताब थी फेमिनिन मिस्टीक। इन दो किताबों के बाद दूसरे वेव का फेमिनिज्म चला, यानी फेमिनिज्म की दूसरी धारा चली। पहले वेव का फेमिनिज्म करीब 100-150 सालों तक छोटी मोटी डिमांडें होती रहीं, मतलब पिछले 50 सालों में, यानी कि 1910-20 उसके आसपास। उसी समय इंटरनेशनल विमेंस मार्च भी शुरू हुआ था, उसमें भी ये डिमांड हुई थी। दूसरे वेव का फेमिनिज्म, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लगभग सारी कॉलोनीज फ्री हो चुकी थी, सारे कंट्रीज लगभग वेलफेयर स्टेट हो चुके थे, ज्यादातर देश में दुनिया के डेमोक्रेसी आ चुकी थी। तब ये डिमांड हुई थी। दूसरे वेव का फेमिनिज्म तब चला जब 2 किताबें आई, बेटी फ्राइडन जी की फेमिनिन मिस्टीक और सिमोन डी बोवार की सेकेंड सेक्स। अब सेकेंड सेक्स का मतलब, सिमोन डी बोवार का क्या मतलब था कि फर्स्ट सेक्स मेल है और महिलाओं को सेकेंड सेक्स बनाया गया है, और वो भी कमतर। उन्होंने रेफरेंस कहां से लिया था कि क्रिश्चियनिटी में एडम पहले बनाए गए और एडम की बेकार वाली पसली से, जो यूजलेस पसली है, उससे बना दिया गया ईव को, वो भी सेकेंडरी, यानी सेकेंड सेक्स, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं। इसी नाम पर उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें कही। फेमिनिन मिस्टीक में भी बेटी फ्राइडन ने पूरी कोशिश की कि फेमिनिन होने का जो एक कैरेक्टर गढ़ा गया है, उसी में महिलाओं को खुश रहने के लिए सिखाया जाता है कि ये फेमिनिन कैरेक्टर है तो आप अच्छी महिला हैं और आप बेसिकली खुश रहिए। इसमें तमाम चीजें उन्होंने कही। अब जो दूसरे वेव का फेमिनिज्म था, उसका एक नारा था, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। आज भी आप सुनते हैं ये नारा, पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि कोई भी चीज पर्सनल नहीं होती। जैसे घर के अंदर अगर घरेलू हिंसा होती है तो ये घर का निजी मामला नहीं, पति पत्नी के बीच का निजी मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल मामला है और इसमें सरकार को कानून बनाना चाहिए, कानून को इसमें कूदना चाहिए बीच में। इसका एक और एक्सप्लेनेशन इंडियन नजरिए से आप देख लीजिए कि अगर आप दहेज लेके शादी करते हैं तो ये आपका निजी मामला नहीं है, ये दूसरे लोगों को हतोत्साहित करता जो दहेज नहीं लेना चाहते, ये दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हम भी दहेज लें। आपका दहेज लेना पर्सनल मैटर नहीं है। ऐसी तमाम चीजें।
किसी के ऊपर अपराध हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, तो पर्सनल चीज नहीं है। वो समय दूर नहीं जब हम मूवीज में देखा करते थे कि अरे ये पति पत्नी के बीच का मामला है, पुलिस भी नहीं जाती थी। हमारे देश में तो भी हाल फिलहाल में कानून ये था, पिछले 20-30 साल पहले, कि पर्सनल मैटर में पुलिस नहीं जाती थी, जुडिशरी नहीं कूदती थी। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बहुत बाद में बना, 2005 में पूरी तरह बना, तमाम चीजें नहीं हैंडल की जाती थी। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा दिया गया और बात यह की गई कि घर की बात भी बाहर लाई जाए, बेडरूम की बात, किचन की बात बाहर आनी चाहिए। ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर है। पॉलिटिक्स आपका बेडरूम, आपके किचन में घुसा हुआ है। पॉलिटिक्स जब सब कुछ तय कर रहा है तो आप पॉलिटिक्स को भी चेंज करिए, ठीक है। यानी कि जो हिंसा है या दमन है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, उसको बाहर लाइए, उसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाइए। और पॉलिटिक्स का मतलब होता है लॉ बनाना, कानून बनाना, सबको जागरूक करना। इसलिए पर्सनल इज पॉलिटिकल नारा दिया गया। दूसरी डिमांड क्या थी? पहले वाले वेव में, पहली वाले जो फेमिनिज्म की धारा थी, उसमें तो मोटा मोटी वोटिंग देने का राइट उन्होंने मांग लिया था, प्रॉपर्टी राइट मांग लिया था। दूसरी वाली में क्या मांगा? दूसरी वाली में मांगा कि डोमेस्टिक वायलेंस को अपराध घोषित किया जाए, निजी मामला ना घोषित किया जाए, पर्सनल इज पॉलिटिकल घोषित किया जाए। हर तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की डिमांड की गई, ठीक है। यानी कुछ माइन्यूट लेवल पर घुसा गया। पहले में तो बहुत बेसिक डिमांड थी। दूसरे में माना गया कि आप कानूनी तौर पर मेन और विमेन हर एरिया में बराबर माने जाएं। तो आज के मॉडर्न कानून अगर देखा जाए तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म के बाद ही सारे पूरी दुनिया में ये कानून बना कि महिलाएं पैदाइशी पुरुषों के बराबर हैं किसी भी अधिकार के मामले में, वो सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक हो, पॉलिटिकल अधिकार हो। और ये सब फेमिनिज्म की देन है, ये बहुत पहले की बात नहीं है। अभी 60-70 साल भी नहीं हुए पूरी दुनिया में महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुषों के बराबर मानने की अगर बात करें तो। इसके अलावा सेक्सुअल राइट्स की बात होने लगी कि हम किससे शादी करें, किससे सेक्स करें, ये भी हमारा कानूनी अधिकार होना चाहिए। बायोलॉजी की बात होने लगी कि बायोलॉजिकल आधार पर जो डिफरेंस हैं, जैसे मेल की बॉडी डिफरेंट होती है, महिला की बॉडी डिफरेंट होती है, बायोलॉजी के अधिकार, बायोलॉजी के आधार पर। यानी कि मेल और फीमेल होना ये बायोलॉजिकल है, लेकिन महिला और पुरुष बनाए जाना यानी जेंडर तय किया जाना, यानी औरत और मर्द बनाए जाना, ये समाज का खेल है। और इसी बात को लेकर के सिमोन डी बोवार ने पूरा लिखा था कि जेंडर सोशल कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी तय करती है, सेक्स तो बायोलॉजिकल है। यानी कि पैदाइशी कोई हो सकता है, स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई इन दोनों में ना फिट बैठता हो, ठीक है। उसको आप मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर आप कुछ भी कहें, लेकिन उस अंतर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो जस्ट भेद है, ठीक है। वो बायोलॉजिकली शारीरिक भेद है। शारीरिक भेद को सामाजिक भेद भाव में मत कन्वर्ट करिए, उससे वैल्यू मत जोड़िए। डिफरेंट तो हर कोई होता है। 7 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी पूरी दुनिया की इस समय। कोई 2 बंदे दिखा दो जो एक जैसे हो, महिला पुरुष तो छोड़ दो, कोई भी 2 लोग दिखा दो कि एक जैसे हो, नहीं है ना। क्या उस आधार पर हम किसी को नीचा या ऊपर? अगर नेचर को कोई मानता हो या भगवान को मानता, भले मैं नहीं मानता हूं, उसके हिसाब से भी कोई एक्सप्लेन करे, तो नेचर ने सिर्फ भेद बनाए हैं, ऊपर या नीचे नहीं बनाया है। हायरार्की, पदानुक्रम नहीं बनाया है कि मेल ऊपर है, फीमेल नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये लंबे हैं तो ऊपर है, ये छोटे हैं तो नीचे हैं। ये भेद हमने तय किया। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए, ये दूसरे फेमिनिज्म की दूसरी धारा की प्रमुख डिमांड में से एक थी। इसी में अबॉर्शन का राइट भी मांगा गया कि हमें बच्चा रखने का भी अधिकार होना चाहिए। हम कब बच्चा धारण करें, कंट्रासेप्टिव यूज करें हम कि नहीं यूज करें, हम कब बच्चा धारण करें, कितने अंतर पर धारण करें, 4 साल पर, 5 साल पर, या बच्चा हमारे पेट में हमें नहीं पसंद हो तो अबॉर्शन का भी हमें अधिकार मिले। अगर डॉक्टर कहता है तो भी, नहीं कहता तो भी हमारा अधिकार होना चाहिए। एक लंबा डिबेट चला कि अबॉर्शन का अधिकार महिलाओं को दिया जाए, तमाम कंट्रीज में है भी, और मेडिकल केस में तो सारे कंट्रीज में दिया गया है, आज भी तमाम देशों में नहीं है। तो सेकेंड वेव के फेमिनिज्म में कुल मिला करके ये बात की गई कि फैमिली लॉ में
बदलाव लाए जाएं। कानूनी लॉ तो थे ही, कानून के द्वारा फैमिली के लॉ में भी बदलाव लाया जाए। तो और इस तरह से कई लॉ चेंज हुए। इसी दौरान कई और बुक पब्लिश हुए, ठीक है। जैसे कि उसी समय सूजन ब्राउन मिलर थी एक, उन्होंने 84 में एक किताब लिखी थी, मैन विमेन एंड रेप। उन्होंने कहा था कि रेप सेक्सुअल डिजायर की वजह से कम होता है, बल्कि ये पावर डोमिनेशन है, यानी कि ये पावर असर्ट करना हुआ महिलाओं पर, डोमिनेट करने का एक तरीका है, सेक्सुअली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। और पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल गया। सेकेंड वेव के फेमिनिज्म के आते आते ये पूरा कॉन्सेप्ट बदलने लगा। और अकेले सूजन ब्राउन मिलर की उस किताब मेन विमेन अगेंस्ट आवर विल नाम था उसका, अगेंस्ट आवर विल मेन विमेन एंड रेप, उस अकेली किताब की बदौलत 10-12 कंट्रीज में लॉ को चेंज करना पड़ा, रेप लॉ को चेंज करना पड़ा, उसकी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी, ब्रॉडर करना पड़ा। तो अब आते हैं तीसरी धारा फेमिनिज्म की। वो 90 के दशक में शुरू होती है तीसरी धारा। अब तीसरी धारा शुरू होने के बहुत बड़े कारण थे। पहला ये कि अब तक जो 2 धाराएं थी फेमिनिज्म की, 2 दौर था, उसमें कुछ खास चीजें प्रॉब्लमैटिक थी। जैसे सिर्फ श्वेत महिलाएं इस बात को उठा रही थी, एलीट महिलाएं उठा रही थी, मिडिल क्लास की महिलाएं उठा रही थी, पढ़ी लिखी महिलाएं सिर्फ अपनी बात रख रही थी, और उनको लग रहा था कि महिलाएं अकेली एक वर्ग हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बात देखी गई, तमाम ब्लैक जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने कहा कि हम कहाँ हैं इसमें, इस पूरे डिबेट में हम कहाँ हैं, हम महिला हैं लेकिन ऊपर से हम अश्वेत हैं, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन डबल हो जाता है। अगर हम गरीब हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। यही बात तीसरी दुनिया के देशों में उठी, जैसे भारत में यह कहा गया कि हम तो गोरे हैं ही नहीं पूरे भारत में, हम महिला हैं तो महिला हैं, दलित हैं तो दूसरे लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, गरीब हैं तो तीसरे लेवल का डिस्क्रिमिनेशन। यही बात ट्राइबल विमेन भी उठाने लगी, आदिवासी महिलाएं भी उठाने लगी कि आप लोग तो मेन स्ट्रीम की बात कर ले रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमारे साथ कैसे बात करेंगे आप। तो हमारे यहाँ जो बात होने लगी तो ये हुआ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की महिलाओं ने इसमें कास्ट का एंगल इसमें डाला, क्लास का एंगल यानी पैसे के हिसाब से जो गरीब अमीर वाली भी बात डाली गई, आदिवासी महिलाओं की बात डाली गई। और एक और बात जो इग्नोर की जा रही थी, जो महिला पुरुष दोनों द्वारा इग्नोर की जा रही थी, चाहे महिला फेमिनिस्ट हो या पुरुष फेमिनिस्ट, वो था LGBTQR कम्युनिटी को, क्योंकि उनको तो दोनों लोग खराब निगाह से देखते थे, उनको तो ना तो मेल एक्सेप्ट करते थे ना फीमेल एक्सेप्ट करते थे। तो तीसरा दौर जो फेमिनिज्म का था, इसमें LGBTQR की भी बात हुई, इसमें तीसरी दुनिया के कास्ट वाला एंगल भी डाला गया, इसमें यह भी डाला गया कि आदिवासी महिलाओं को लेकर के कैसे फेमिनिज्म डील करता है। यानी तीसरे वेव की फेमिनिज्म में सेक्सुअलिटी पर बहुत डिटेल में बात हुई। उस समय तक होमोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोग होमोसेक्सुअल से नफरत करने लगे थे, लेस्बियन से नफरत करने लगे थे। तब जबकि सेक्सुअलिटी एक ऐसा मुद्दा था जिसमें ज़रूरी नहीं कि मेल फीमेल हेट्रोनॉर्मेटिविटी जिसे कहते हैं, यानी सिर्फ मेल और फीमेल में सेक्सुअल संबंध नहीं हो सकते, मेल मेल में हो सकता, मेल फीमेल में हो सकता, या मेल का मेल और फीमेल दोनों से हो सकता, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। इनफैक्ट तमाम ऐसी सेक्सुअलिटी है जिसमें शरीर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि राधा करके एक IPS ऑफिसर थे शायद मध्य प्रदेश में, वो भगवान को प्रेमी मानते थे और खुद को प्रेमिका, वो राधा मानते थे खुद को। इस सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे। साउथ इंडिया के केरला में कुछ नर्तक होते हैं, पुरुष नर्तक, वो खुद को प्रेमिका मानते हैं और ईश्वर को प्रेमी मानते हैं, उनको कैसे डील करोगे। इवन अपने यहाँ मीराबाई की सेक्सुअलिटी को कैसे जाहिर करोगे, खुद को प्रेमिका मान करके कृष्ण को प्रेमी मानती थी। तो इस तरह की आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल सेक्सुअलिटी की बात भी की जानी शुरू हुई। और इसीलिए तीसरे वेव का फेमिनिज्म पहले दोनों धाराओं के फेमिनिज्म में जो डिमांड थी उनसे अलग माना गया। यानी तीसरे वेव में यह बात मानी गई कि सारी तरीके से, तीसरे वेव के फेमिनिज्म में यह मानी गई कि महिलाएं एक मोनोलिथ नहीं होती, महिलाओं में विभेद है, महिलाएं अलग अलग वर्ग की हैं।
यानी श्वेत महिला और अश्वेत महिला में फर्क है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती कि घोड़े के पैर में जो नाल लगी होती है उस लोहे का स्वाद घोड़ा ही जानता है। एक दलित महिला की प्रताड़ना सिर्फ दलित महिला फील कर सकती है, दूसरे लोग एम्पैथाइज कर सकते हैं, एम्पैथी रख सकते हैं, सिंपैथी रख सकते हैं। इसलिए कहा गया कि अगर फेमिनिज्म में दलित महिलाएं नहीं आएंगी, अश्वेत महिलाएं अपनी बात नहीं रखेंगी, LGBTQR कम्युनिटी अपनी बात नहीं रखेगी, आदिवासी महिलाएं अपनी बात अपने मुंह से नहीं रखेंगी, तो सिर्फ श्वेत महिलाएं, मिडिल क्लास, अपर क्लास महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं अगर बात रखेंगी तो पूरा फेमिनिज्म अधूरा रहेगा। तो ये पूरा डिबेट चला तीसरे वेव की फेमिनिज्म में। अब चौथे वेव की फेमिनिज्म में क्या चला? वैसे तीसरे वेव की फेमिनिज्म में ही पोर्नोग्राफी का भी विरोध होना शुरू हो चुका था और साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म की भी बात की जाने लगी। पुरानी साइकोलॉजी को काटा जाने लगा, जैसे फ्रायड की कुछ थियरीज पर आपत्ति जताई गई, तमाम चीजें। अब चौथे वेव के फेमिनिज्म की शुरुआत मानी जाती है 2011-12 से, जब अमेरिका के हार्वी वाइनस्टीन जो निर्देशक थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कई महिलाओं का, कई हीरोइनों का शोषण किया था, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा। यानी सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर या जितने भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है, इन पर जो आंदोलन खड़ा हुआ फेमिनिज्म का, खास करके सेक्सुअल हैरेसमेंट, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब की जो बात चली उसे कहा जाता है चौथा वेव फेमिनिज्म, यानी चौथी धारा। फेमिनिज्म की चौथी धारा कही जाती है इसे। इसी में मी टू मूवमेंट आता है, चौथी धारा में ही मी टू मूवमेंट आता है। निर्भया गैंग रेप केस के बाद जो पब्लिक आई थी सड़कों पर बिना किसी नेतृत्व के, खुद से स्वतः आई थी, वो भी चौथे वेव के फेमिनिज्म में रखा जाता। पूरी दुनिया में आपने देखा कि फ्री निपल हो, नो पेज 3 बात हो, फ्री ब्रा मूवमेंट हो, नो मीन्स नो मूवमेंट हो, इस तरह के करीब दर्जनों मूवमेंट चले। स्लट शेमिंग के खिलाफ जो चला मूवमेंट न्यूयॉर्क की सड़कों पर, लाखों की संख्या में, पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी बिना किसी नेतृत्व के, सोशल मीडिया के कारण। इसे कहा गया चौथे वेव का फेमिनिज्म, जिसका ध्यान बेसिकली छोटी चीजों पर है, बहुत माइन्यूट चीजों पर, कि रोजमर्रा के जो सेक्सिज्म है, मजाक में जो सेक्सिस्ट बातें कही जाती हैं, ऑफिस में जो ताने मारे जाते हैं, टॉन्ट कसे जाते हैं या सजेस्टिव इशारे किए जाते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को डील करने के लिए, मिसोजिनिस्ट गालियां जो दी जाती हैं, स्त्री द्वेषी गालियां दी जाती हैं, इन बातों को टैकल करने के लिए, बहुत छोटी छोटी चीजों में फ्रीडम के लिए, कपड़ा पहनने की छूट, चाहे जैसे कपड़े पहने इसके आधार पर हमें ना जज किया जाए, ऐसी तमाम चीजों की बात करने के लिए चौथे वेव का फेमिनिज्म आया। तो ये था रफली चारों वेव का फेमिनिज्म। अब इसमें देखा जाए तो कैंपस हो, वर्क प्लेस हो, सोसाइटी हो या घर के अंदर हो, इनमें शारीरिक, मानसिक या सेक्सुअल इस तरह की किसी भी प्रताड़ना के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ पिछले करीब 10 सालों में, उसे चौथे वेव का फेमिनिज्म कहा जाता है। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो तो आप फेसबुक पर ऐसे ही आकर के पूछ सकते हो, वहाँ आकर के मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।